नमस्ते, मेरा नाम है सनी। मैं अभी जनपद आजमगढ़ में हूँ। अभी उन्हीं राकेश यादव के साथ ग्रुप में गए एक शख्स थे जिनका नाम था कन्हैया यादव, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके बेटे हैं, अजय यादव इनका नाम है। कि मैं बात करूँगा कैसे आपके पिताजी यहाँ से रूस गए, क्योंकि गार्ड की नौकरी के नाम पे जब विनोद यादव इनको सबको लिवा के गए थे, फिर वहाँ कैसे वो युद्ध में चले गए, रूस यूक्रेन युद्ध में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो विनोद यादव एजेंट था जो सबको लिवा के गए थे, ये विनोद यादव इनके मामा है, सगे मामा। आइए बात करते हैं कि क्या वजह थी। हाँ अजय जी, कैसे पिताजी आपके मामा विनोद कैसे क्या कुछ किए फिर रूस लेके गए? हमारे मामा जैसे यहाँ से उनसे जो एजेंट है, जो सुमित और दुष्यंत, जी बिल्कुल। इन लोगों से मुंबई में उनसे मुलाकात हुई थी। तो बताए थे वो भी कि आप चले जाइए, कुक का और सिक्योरिटी गार्ड का काम है, और कोई और आसपास आपके कोई हो नाते रिश्तेदार जिनको जाना हो तो आप लेकर चले जाइए। अच्छा खासा वीजा है, पैसा भी यहाँ से कम लग रहा है, वहाँ जाने के बाद जो लगेगा वो लगेगा। तो क्या विनोद से आपके जो मामा विनोद है और दुष्यंत जो है और सुमित जो है, क्या उनसे पहले दोस्ती थी पहले से? नहीं, दोस्ती नहीं थी, मुलाकात उनकी मुंबई में हुई थी। मामा मुंबई में गए थे कुछ काम से, विदेश जाने की वजह से वो इधर उधर भटक रहे थे, मतलब ऑफिस के थ्रू लगा रहे थे, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात सुमित और दुष्यंत से हुई। सुमित जो है दिल्ली का रहने वाला है, वो मुंबई में इनसे मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पे ये लोग सभी लोग गए रूस। वो बोला कि कुक और गार्ड की नौकरी है, सिक्योरिटी गार्ड की। इसकी वजह से मामा सभी लोग जो अपने थे उन्हीं लोगों को लिवा करके गए साथ में, ताकि इन लोगों का जो है एक माह का 2 लाख रुपए भी दिया। हाँ, वो सैलरी बताया था कि 1,95,000 रुपए है, और वहाँ पे सिक्योरिटी और कुक का काम करना है। तो इसकी वजह से वो बोला कि 1 साल का वीजा है। और उसके बाद ये लोग गए वहाँ पे, हमारे फादर भी साथ गए, राकेश भैया गए। टोटल यहाँ से 13 लोग गए थे 2 बैच में। अच्छा, पहले बैच में 6 लोग गए थे, दूसरे बैच में 7 लोग गए थे। पहले बैच में कौन कौन गया था? पहले बैच में हमारे मामा विनोद यादव, राकेश यादव, हमारे फादर कन्हैया यादव और योगेंद्र यादव, धीरेन्द्र कुमार, अरविंद कुमार। और दूसरी बैच जो थी? दूसरे बैच में गए थे सुनील यादव, श्याम सुंदर कुमार, ब्रिजेश यादव, सुनील यादव और अजहरुद्दीन खान, होमेश्वर प्रसाद और एक रामचंद्र। क्या दोनों जो ग्रुप गई थी, क्या दोनों को लीड विनोद यादव ही लिवा के गए थे? हाँ, ये लोग मतलब मामा हमारे जब पहले चले गए, जनवरी में पहले चले गए, उसके बाद ये लोग भी अपना लगाए थे, उसी एजेंट को पासपोर्ट वगैरह दिए थे। सुमित जो है वो वीजा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद इन लोगों को भी वही भेजा सुमित। ये लोग वहाँ पे चले गए। जब इन लोगों को, जैसे मामा हमारे उस टाइम बोल रहे थे कि जब इन लोगों को एग्रीमेंट साइन करवा करके आगे जब ट्रेनिंग में ले जाया गया, तो ये समझ चुके थे कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जी, आपके पिताजी से कैसे संपर्क करते हैं? कि आपके जीजा लगते हैं, उनके जीजा लगते होंगे आपके पिताजी? हाँ, वो हमारे सग मामा है, हालांकि साथ ही गए। उनको भी ये दूर दूर तक विनोद मामा को भी हमारे भनक नहीं थी कि हम लोगों के साथ ऐसी घटना घटने जा रही है। उसके बाद वहाँ पे जब ट्रेनिंग सेंटर में उनको जब जबरन लिवा करके गया, उसके बाद उनको वो बोले कि आप लोग मत आइए। तो मगर ये लोग जो 7 लोग थे, ये लोग बोले कि, इसमें से कुछ लोग बोले कि नहीं, जब आपके जीजा जी काम कर सकते हैं तो हम लोग भी कर लेंगे, अब परेशानी आएगी तो साथ मिल करके झेल लेंगे परेशानी। उसके बाद ये लोग भी नहीं माने, साथ चले गए। हमें जहाँ तक जानकारी, हमें इतना मालूम है कि मामा बोले थे कि मत आओ। उसके बाद भी 25-26 लोगों का लगा था जाने के लिए, लेकिन सभी लोगों ने कैंसिल करवा लिया, अपना अपना कोई नहीं गया। हाँ, हमारे मामा के ही गांव के कुछ लोग और लोग जाने वाले थे, मगर जब मामा बोले कि नहीं, हम लोग फंस चुके हैं, आप लोग अपना अपना कैंसिल करवा लीजिए, मत आइए, तो सभी लोग अपना अपना कैंसिल करवा लिए, नहीं गए। अच्छा, जब पिताजी आपके गए वहाँ से, फिर वहाँ पे बताया जैसे राकेश यादव का अकाउंट खोला गया, फिर ATM मिला, क्या ऐसे आपके पिता के साथ भी हुआ था? इन लोगों का जो
राकेश भैया बताए हैं हमको, इन लोगों का ग्रुप अकाउंट खुला, सभी लोगों का बारी बारी करके अकाउंट खुलवाएगा। वहाँ पे अकाउंट खुलने के बाद इन लोगों से, जो इन लोगों का एटीएम था, इन लोगों का एटीएम वो सुमित जो है, इन लोगों से पहले वो रूस चला गया था, इन लोगों को जा करके वो रिसीव किया। उसके बाद इन लोगों का अकाउंट खुलवाया, उसके बाद एग्रीमेंट पेपर जो था उस पर सिग्नेचर करवाया। उसके बाद इन लोगों को बोला कि आप लोग अपना एटीएम अपने स्वेच्छा अनुसार हमें दे रहे हैं, वीडियो बनाया कि आप लोगों का जो सैलरी आएगी, आप लोग अंदर काम कर रहे होगे तो हम आपकी सैलरी आपके घर पहुंचाएंगे। अच्छा, वीडियो बनाया था? हाँ, वीडियो भी बना लिया था, राकेश भैया बता रहे थे। उसके बाद एटीएम ले लिया वो। जब पैसा आने लगा, पैसा जब उनसे बात हो रही थी, मामा से या पापा से जब तक बात हुई, एक सैलरी बस केवल दिया, 1,95,000 रुपये मेरे मामा का, 1,95,000 मेरे फादर का आया। उसी तरीके से और लोगों का आया। जिन लोग, जैसे बात हमारे फादर से और हमारे मामा से बंद हो गई, सारा पैसा सब कुछ ये भी भग गए, सब बात करना भी बंद कर। कहा था कि मेरी पहली सैलरी 40,000 ही मिली थी। अब वो कैसे कैसे डाल रहा था, अब उसके ऊपर था, किसको कुछ कम डाल रहा था, किसको कुछ कम ज़्यादा डाल रहा था। अब कैसे डाला, हम लोगों के जो हम लोग स्टेटमेंट निकलवाए तो फ़ोन पे वगैरह से आया है। जैसे वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके माध्यम से वो पैसा भिजवाया है। उन लोगों का कोई डाटा ही नहीं निकलता है। अच्छा, पहली सैलरी 1,95,000 जो एक महीने की वो बता। भी एक बार में नहीं आई है, जैसे फ़ोन पे से कभी 5,000, 30,000, 65,000 ऐसे करके आई है। अच्छा, हाँ। फिर दोबारा कैसे, फिर पिताजी से कब कब बातें होती थी? पिताजी से हमारी 25 अप्रैल को लास्ट बात पिताजी से भी, और हमारे मामा जी से भी लास्ट बात 25 अप्रैल को हुई। वो बोले लोग कि अब हम लोगों को ये सब वार में लेकर के जा रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग नहीं जा रहे हैं, इन लोग निकलना चाहे वहाँ से तो इन लोगों को मारे पीटे सब। उसके बाद इन लोगों को जबरन ट्रक में भर करके वार में अंदर लेकर चले गए। अच्छा। उसके बाद 25 अप्रैल को ही पापा बोले कि अब जा रहे हैं अंदर, कब बात होगी, कब मुलाकात, कब फ़ोन करेंगे, अब हम बता नहीं सकते। मामा भी रोने लगे, पापा भी रोने लगे। हम बोले चलिए ठीक है, मम्मी को मत बताइएगा, हम कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ, अगर आप लोगों को वहाँ से निकलवाने के लिए। उसके बाद हम विदेश मंत्रालय, एम्बेसी, इधर उधर मेल वगैरह करते रहे, मगर कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला। तो 25 अप्रैल को हमारे फादर जब चले गए वार में, उसके बाद 7 मई को उनको रॉकेट द्वारा पैर में चोट आई। अच्छा। उनका पैर में चोट आने के बाद वो वहाँ बंकर में 4 घंटा इंतजार किए। किसी तरीके से वो छिप कर जब देखे कि कोई हमको ले जाने वाला नहीं है, उसके बाद वो छिप करके यूक्रेन के ड्रोन से छिप करके वो किसी तरीके से सैन्य चिकित्सक, जो रूस का सैन्य चिकित्सक हॉस्पिटल था, वहाँ पहुँचे। उसके बाद रिक्वेस्ट किए तो उनका फ़ोन सब दिए। फ़ोन मिलने के बाद हम लोगों को 8 मई को फ़ोन किए। 8 मई से 25 मई तक हमसे बात हुई पापा से। अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल का एक्सरे वगैरह जो भी निकलता था वो भेजते थे। और हम बोले कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमें भेज दीजिए, अब तो हम लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। उसके बाद मेरे फादर वहाँ से जो भी उनको समझ में आया, जितना भी समझ में आया वो हमारे पास भेजे। उसके बाद 20 मई को बोल रहे थे कि 17 मई को हमारे अकाउंट में जो यहाँ का $3 मिलियन है और इंडिया का 30 लाख होगा, वो आने वाला है। राकेश भैया के भी अकाउंट में पहले आ चुका था 30 लाख। वो 10 दिन में, जो सुमित है वो 10 दिन में निकाल लिया 3-3 लाख रुपए करके। अच्छा। राकेश भैया बता रहे थे कि 3-3 लाख रुपए हर रोज निकल रहा है। उस समय जब राकेश भैया से भी बात हो रही थी, चोटिल थे तब। तो उसी दौरान हमारे फादर बोले कि हमारे मुंह में इन्फेक्शन हो गया है और पैर में भी हो गया है, इसके वजह से हमें किसी सिटी हॉस्पिटल नंबर 9 करके है, उसका हमको डॉक्यूमेंट भेजे थे, उसी में इनको ट्रांसफ़र कर रहे थे सब। तो हम बोले पापा से कि वो एम्बेसी में भी उसको मेल किया डॉक्यूमेंट को कि आप मेरे फादर इस हॉस्पिटल में हैं, आप पता करके बताइए हमें जल्द से जल्द। मगर एम्बेसी वाले कोई मदद नहीं हमारी किए, नहीं जांच किए, न कुछ किए। उसके बाद डायरेक्ट हमारा 25 मई से पापा से हमारी बात बंद हो गई। 25 मई को बोले कि हमें अब ले करके दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं लोग, वहाँ पर जब पहुँचेंगे तब फ़ोन करेंगे आपको। उसके बाद से सर हमारे पापा का फ़ोन नहीं आया। उसके बाद से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बेसी भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और उसके बाद डायरेक्ट हमें सूचना मिलती है 18 दिसंबर को कि आपके फादर नहीं रहे। फिर फोन करता है
एम्बेसी वाले। हाँ, फिर उसके बाद 22 दिसंबर को जिला अधिकारी जो हमारे यहाँ के हैं आजमगढ़ के, उनके माध्यम से फ़ोन आता है कि फैक्स आया है, आपके फादर की बॉडी वहाँ से आ रही है, आपको बाबतपुर एयरपोर्ट पे चलना होगा लेने के लिए। तो हमारे यहाँ के जो नायब तहसीलदार हैं और लेखपाल के माध्यम से बॉडी वहाँ से रिसीव करके हमारे घर लाया गया। हाँ, उसके बाद हमारे फादर की जो आर्थिक सहायता वहाँ की है, जो भी मदद होनी चाहिए, अब तक कुछ नहीं हुई है। अब तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। और हमारे मामा का धीरेंद्र, अरविंद और ये क्या बोलते हैं उनको, रामचंद्र, योगेंद्र यादव, मेश्वर प्रसाद, अजहरुद्दीन खान, ये लोग, अब इन लोगों का 8 लोग अभी मिसिंग में हैं। जलंधर के रहने वाले गौरैया के एक हमारे मतलब हम लोगों का ग्रुप बन गया है जो मिसिंग है। वहाँ के वो जगदीप भैया हैं, उनका भाई मिसिंग है अभी रसिया में, मनदीप कुमार नाम है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, जब 8 मई तक बातें हुई पिताजी से आपकी अच्छे से, जब उनको चोटी हुए, सब कुछ डॉक्यूमेंट आना जाना होगा, तो उसके बाद फिर फोन लगा ही नहीं कि ट्राई जैसे कुछ क्या कुछ नहीं, हम लोग 25 मई के बाद वो बोले कि फोन पहुंच जाएंगे तो फ़ोन करेंगे। उसके बाद से हम लोग लगातार फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई जब नेट चालू रहेगा तभी तो फ़ोन लगेगा, कोई रिसीव करेगा। नेट बंद हो गया कि नेट से कॉल? हाँ, व्हाट्सएप जरिए कॉल होता था, व्हाट्सएप से बात होती थी। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। एक महीने बाद व्हाट्सएप की जो डीपी होती है वो भी हट गई मेरे फादर की। हाँ, उसके बाद हम लोगों को कुछ डाउट हुआ कि लग रहा है कि हम लोगों के साथ कुछ घटना घटने वाली है। फिर भी हम एमबीसी से लगातार मदद करते रहे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट जो आया है, उसमें 17 जून के हमारे पापा को एक्सपायर दिखाया गया है। 17 जून? जी। अच्छा, हम लोगों से जब बात बंद हुई उसके 23वें दिन हमारे फादर इस दुनिया से चले गए छोड़कर। तो बॉडी इतना लेट कैसे, क्यों? अब उसके लिए अब रूस गवर्नमेंट जाने की इतना लेट बॉडी क्यों हमें दी, एम्बेसी उसके लिए जाने की कि क्यों इतना लेट बॉडी वहाँ से निकलवाई हॉस्पिटल से, हम लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्या जो चोटी होने पे 30 लाख की बात कही जाती थी रूस सरकार द्वारा दिया जाएगा, फिर अगर डेथ हो गई है तो फिर 1 करोड़ की बात की रूस द्वारा आर्थिक मदद दी, क्या वो सब पैसे में कुछ पैसे मिले अभी कुछ पैसे नहीं मिले। जो 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में आया था वो तो एजेंट निकाल लिया पूरा, और जो 1 करोड़ की मांग है वो उधर जाने के बाद होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एमबीसी क्या करी थी, इसकी शिकायत कर रहे हैं आप? तो एम्बेसी से, विदेश मंत्रालय से भी किए थे। तो वहाँ पे एक गौरव पांडे जो आए थे, मुंबई के लड़के थे, हैदराबाद का कोई वहाँ पे एक्सपायर हुआ था, उसका भाई गए थे वहाँ, जो भी उधर से लेकर के आया तो जाने के बाद ही होगा। वहाँ राम कुमार थंगराज जो हैं, उनसे एक बार हमारी बात हुई थी, वो बोले थे कि आपको बाबू इधर आना पड़ेगा, आने के बाद जो भी है आने के बाद हो पाएगा। रूस आना जाना? जी। तो रूस जाने के बाद फिर आपका क्या होगा? ये जो सारे पैसे क्या? हाँ, वो जाने के बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सारी सुमित और दुष्यंत निकाल लिया मिलके। हाँ, अब जो जैसे डेथ होने के बाद जो पैसा है वहाँ की गवर्नमेंट रोक रखी होगी, चाहे जो भी हो, वहाँ की गवर्नमेंट अगर मांग कर रही है परिवार के मेंबर की तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। डीएनए टेस्ट, जो अभी मिसिंग लोग हैं, जैसे हमारे मामा हुए और जितने लोग 7 लोग मिसिंग में हैं, उन लोगों को एम्बेसी द्वारा डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। इसमें हमारी आर्थिक मदद, हम सांसद जी जो हमारे आजमगढ़ के धर्मेंद्र जी हैं, उनसे हम चाहते हैं कि हम लोगों की कुछ मदद करें, ताकि हम लोग वहाँ डीएनए टेस्ट एम्स हॉस्पिटल में होने वाला है। भाड़ा किराया जो भी, हम लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, कैसे करेंगे अरेंज? पूरे परिवार सभी लोग गरीब हैं। हाँ, तो मतलब अभी तक जैसे राकेश कैसे आए? राकेश उस दौरान जुलाई में जब मोदी जी वहाँ गए थे तो पूरे इंडियन जितने वहाँ पे फंसे थे सभी भारतीयों की मांग की थी। तो उसके बाद ये हॉस्पिटल में थे, तो इनको फिर ले जाया जा रहा था वार में। तो ये बोले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम जितने इंडियंस हैं सभी इंडियंस को भारत वापसी की मांग की है। तो इनको जो आगे जो कमांडर था, इनको ट्रक से उतार दिया और कैंप में इनको 1 महीना रखा। और जितने लोग आए हैं, पंजाब के लोग आए हैं, विदेश मंत्रालय के बताने के हिसाब से तो 96 लोग रिटर्न आ चुके हैं और 16 अभी लापता हैं और 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। मामा का क्या हाल है? मामा का क्या अभी कुछ पता नहीं चल रहा है उनका भी। उनसे हमारी बात 25 अप्रैल को ही हुई है, तब से आज तक उनसे भी बात नहीं हुई है। पता नहीं जीवित हैं कि मर गए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी एक वीडियो है
जो सिद्धार्थ नगर ब्लॉग करके एक कोई चैनल है, उस पर मैं देखा तो वीडियो डाले थे। वो बोले थे कि हम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमको अब आगे कहाँ ले जाया जाएगा हमको कुछ नहीं मालूम है, कमांडर के ऊपर निर्भर करता है। छोटी सी शॉर्ट वीडियो है जी। क्या उम्मीदें क्या लगती है, उम्मीद क्या लगता है कि पैसे जो भी अब तो पिताजी है नहीं, तो क्या जो पैसे सरकार के द्वारा, रूस की सरकार के द्वारा जो मिला था, क्या मिलेगा? अब वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगी कि नहीं देगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, अब वहाँ की गवर्नमेंट के भारत ऊपर है। सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा क्या उम्मीद है? भारत सरकार से तो हमारी यही निवेदन है, यही विनती है कि जो भी उनका, हमारे फादर का वहाँ का है, जिन लोगों का है, सबको दिलाने में मदद करे, आने जाने का खर्च वो वहन करे, जो भाड़ा किराया लगेगा जैसे वीज़ा वगैरह का पैसा, टिकट का पैसा विदेश मंत्रालय दे, ताकि हम लोग जा कर के वहाँ से हमें सिक्योरिटी दे, एम्बेसी से मदद दिलवाए, ताकि हम लोग वहाँ जा कर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ रक्षा मंत्रालय में, रूस के रक्षा मंत्रालय में सबमिट करके, और जो भी पैसा है हम वहाँ से अपने फादर का जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसे लें हम लोग। हमारे साथ अजय थे जो मृतक कन्हैया यादव के पुत्र हैं, और ये इनके पिताजी राकेश यादव जैसे गए थे रूस यूक्रेन में, गार्ड की नौकरी के नाम पे उनको लेके जाया गया था, और विनोद यादव जो एजेंट था, विनोद इनके मामा हैं, सब लोग वहाँ पे गए थे। इनकी बातें जब इनके पिताजी से मई में हुई थी, और उसके बाद फिर से इनकी बातें बंद हो गई है। उसके बाद ये डायरेक्ट इनको फ़ोन आता है दिसंबर के महीने में कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है, और लगभग 6-7 महीने बाद इनका फ़ोन आता है इनके वहाँ से कि आपके पिताजी की डेथ हो गई। क्या कुछ कहना आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से, और जितनी भी लोग ऐसे फंसे हैं इस रूस यूक्रेन युद्ध में, मैं सबके घर पे बारी बारी जाके सबकी वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा क्या कैसी समस्या है, क्या उम्मीदें हैं। तो तब तक कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से, धन्यवाद।